सुप्रभात राजस्थान, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। राजस्थान बीजेपी से जुड़ी ये सबसे बड़ी खबर इस वक्त की बता रहे हैं आपको, जहां पर कोर ग्रुप की बैठक में तीसरी लिस्ट पर लगातार मंथन हुआ और ये मंथन लगभग 7 घंटे से भी ज्यादा हुआ और ये मंथन जेपी नड्डा के घर पर हुई है। नड्डा के साथ अमित शाह और प्रदेश की कोर ग्रुप की ये बैठक हुई है। बैठक में बची हुई 76 सीटों पर अंतिम सहमति बनी और आज शाम को केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी, जिसमें फाइनल नाम होंगे इन 76 सीटों पर किनको उतारा जाएगा। तो बता दें कि जेपी नड्डा के घर के पहले आवास पे पहले कोर ग्रुप की बैठक के पहले प्रहलाद जोशी के घर पर मंथन हुआ था। उसके बाद शाम 8 बजे जेपी नड्डा के आवास पर मंथन हुआ, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे और उसके बाद से लगभग 7 घंटे ये बैठक चली, कोर ग्रुप की बैठक। उसके बाद आज शाम को सीसी की बैठक होगी, जिसमें 76 नाम अब बीजेपी को पूरे करने हैं कि उन 76 बची हुई सीटों पर किन उम्मीदवारों को उतारा जाए। और कल की बात करें तो कांग्रेस ने 2 लिस्ट बैक टू बैक जारी की है, जिसमें पहली चौथी लिस्ट में उन्होंने 56 नाम और दूसरी लिस्ट जो 5वीं लिस्ट आई उसमें 5 नाम और दिए। तो जहां पर अब कांग्रेस की बची हुई 44 सीटें हैं, तो वहीं अब बीजेपी की 76 सीटें हैं, जिसको लेकर गहन मंथन किया गया और आज सीसी की बैठक होगी, जिसमें क्योंकि बीजेपी पहली लिस्ट में देखिए 41 नाम, उसके बाद 83 नामों के साथ आई है, तो ये मान सकते हैं कि बची हुई 76 सीटें भी बीजेपी आज पूरी कर देगी। और अब बात बड़ी खबर की दिल्ली से, जहां पर राजस्थान कांग्रेस से जुड़ी ये बड़ी खबर है और अब तक कांग्रेस के 156 उम्मीदवारों का ऐलान किया जा सकता है। कल चौथी लिस्ट में 56 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए गए थे। उसके बाद 5वीं लिस्ट में 5 उम्मीदवारों के नाम और शामिल किए गए, जिसमें 7 मौजूदा विधायकों के टिकट कटे हैं। 32 नए चेहरों को मैदान में उतारा गया है भरोसा जताते हुए। 5वीं लिस्ट के 5 उम्मीदवार कौन कौन से हैं वो भी आपको बता देते हैं। फुलेरा से विद्याधर चौधरी को टिकट दिया गया है। जैसलमेर से रूपाराम मेघवाल पर इस बार भरोसा जताया गया है। पोखरण से शाले मोहम्मद पर उम्मीद जताते हुए चुनावी मैदान में उतारा गया है। वहीं अगर बात आसिन से करें तो हंगामी लाल मेवाड़ को इस बार चुनावी शंखनाद के लिए भरोसा जताते हुए चुनावी मैदान में उतारा गया है। जहाजपुर से धीरज गुर्जर, तो ये 5 नाम मैंने वो बताए जो 5वीं लिस्ट के उम्मीदवार थे। जहाजपुर से धीरज गुर्जर को इस बार कांग्रेस ने भरोसा जताते हुए उम्मीदवार के तौर पर उतारा है। चौथी लिस्ट की बात करें तो जिसमें पूर्व सांसद की एंट्री हुई है। मौजूदा विधायकों पर एक बार फिर भरोसा जताया गया है। पूर्व सांसद के साथ राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव बरला को भी उदयपुर से सीट दिया गया है। तो बड़ी खबर इस वक्त की राजस्थान के कांग्रेस से जुड़ी ये सबसे बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां पर चौथी और 5वीं लिस्ट के साथ कल ही कांग्रेस आ चुकी है। तो अब 156 उम्मीदवारों की लिस्ट कांग्रेस ने लॉन्च कर दी है। 44 उम्मीदवार अभी और बाकी है। 44 उम्मीदवार का मतलब कि अभी 44 सीटें और हैं, क्योंकि 6 तारीख तक ही नामांकन प्रक्रिया है। 6 तारीख के बाद नॉमिनेशन फाइल नहीं कर पाएगा कोई। जिस तरह के अभी चुनावी प्रक्रिया में डेडलाइंस जो अभी सीमित है कि और इसी के मद्देनजर 1 या 2 दिन और है, जिसमें सभी पार्टियां, चाहे वो आरएलपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो बीटीपी हो, बीएपी हो, आप हो, तमाम जो पार्टियां, चाहे वो बसपा, तमाम वो पार्टियां जो इस बार विधानसभा चुनाव 200 सीटों पर लड़ रही हैं, उनके पास मोहलत भी कम है और इसीलिए पार्टियों के अंदर कवायतें तेज हो रही है। मंथन, गहन मंथन अहम हो रहा है। अब जहां बीजेपी 76 सीटों पे आज लगभग सीसी की बैठक के बाद उनको पूरा कर देगी, वहीं कांग्रेस 156 उम्मीदवारों को पूरा कर चुकी है। बची हुई 44 सीटों पर भी गहन मंथन होगा। 1 या 2 दिन में बची हुई 44 सीटें भी आ जाएगी। लेकिन जो 5 लिस्ट कांग्रेस की तरफ से लाई गई है, उसमें आप देख सकते हैं कि सिटिंग एमएलएज को, जो मौजूदा एमएलएज हैं, उनके ऊपर ज्यादा भरोसा जताया गया है। साथ ही सांसद की भी एंट्री की गई। राष्ट्रीय प्रवक्ता को भी इस बार मैदान में उतारा गया। चौथी लिस्ट में भी हमने देखा कि 8 महिलाओं पर फिर से भरोसा जताया गया है। 32 नए चेहरों को शामिल किया गया है। मौजूदा कुछ विधायकों की टिकट काटे भी गए हैं।
विरोध की लहर को भी डैमेज करने की तरफ से कोशिश किया जाएगा कांग्रेस की तरफ से। तो ये सबसे बड़ी खबर है कि 7 मौजूदा विधायकों के टिकट कटे हैं, क्योंकि कांग्रेस पहले ही कर रही थी कि वो सर्वे करा रही है। सर्वे के आधार पर जिन विधायकों के रिपोर्ट कार्ड अच्छे आएंगे उनको ही इस बार पिच में बैटिंग करने के लिए उतारा जाएगा, क्योंकि राजस्थान के परंपरा रही है, उसका राजनीतिक सफर इस तरह रहा है कि हर साल के बाद सरकारें बदलती है। राजस्थान की जनता हर 5 साल के बाद बदलाव चाहती है। जहां पर कांग्रेस ये कह रही है कि इस बार राज नहीं बदलेगा, रिवाज बदलेगा, तो वही बीजेपी हमलावर है कि इस बार राज और रिवाज दोनों बदलेगा। तो दोनों ही पार्टियां अहम है राजस्थान में, क्योंकि बीजेपी 2018 में आई, 2018 से पहले थी और 2018 में बदल के राजस्थान की जनता ने कांग्रेस को मौका दिया। तो इस बार 2023 इसलिए अहम मुकाबला है, क्योंकि एक तरफ कांग्रेस 156 पार कह रही है कि इस बार 200 में से 156 का टारगेट लेके चल रही है, वहीं बीजेपी 107 का टारगेट लेके चल रही है। और अब बात सरहदी जिले जैसलमेर की, जहां पोकरण विधानसभा से कांग्रेस आलाकमान ने शाले मोहम्मद पर भरोसा जताया है। कांग्रेस आलाकमान द्वारा 5वीं सूची में पोकरण से 2 बार विधायक, और साथ ही आपको यह भी बताते चले कि 2 बार विधायक रहे और इस बार फिर से भरोसा जताते हुए उन्होंने मैदान में उतारा है शाले मोहम्मद को। जनता के आशीर्वाद से अपनी जीत का दावा किया गया। वहीं 5 वर्ष में किए गए विकास कार्यों को लेकर जनता मेरे साथ है का भी दावा किया गया। हमारे संवाददाता सामलदान रतू ने शाले मोहम्मद से खास बातचीत की, जब एक बार फिर से भरोसा जताते हुए चुनावी मैदान में उतारा गया है उन्हें। ने आज 5वीं सूची जारी कर दी है। फिर कैबिनेट मंत्री वर्तमान और पोकरण विधायक शाले मोहम्मद को चौथी बार दांव खेला है। हमारे साथ कैबिनेट मंत्री शाले मोहम्मद बातचीत करने के लिए मौजूद, उनसे बात करें। सर, न्यूज़ 18 की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। चौथी बार कांग्रेस ने बड़ी जिम्मेदारी दी, क्या कहोगे जीत को लेकर? मैं जो हमारे आलाकमान द्वारा मुझे चौथी बार जो मेरे ऊपर भरोसा जताया है कांग्रेस पार्टी ने, मैं आलाकमान का धन्यवाद करता हूं। मैं उनका आभारी हूं कि आज चौथी बार में इस विधानसभा में मुझे यहाँ के लोगों को की सेवा का मौका दे रही है। और हमेशा जब भी कांग्रेस पार्टी ने, आलाकमान ने हमारे पर भरोसा दिया है, उसके बाद लगातार हम जनता के साथ में, और पोकरण की जनता खास तौर से, जिन्होंने 2008 से लेके आज तक मुझे जो दिल में बिठाया और लगातार जो उनका प्यार और स्नेह बना रहा है, और मुझे भरोसा है उसी तरह पुनः उनका आशीर्वाद और स्नेह मिलेगा। और वापस हम इस चुनाव को, 2023 के चुनाव को राजस्थान के अंदर जीतेंगे, पोकरण के अंदर जीतेंगे, वापस कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। लगातार सर 5 साल तक विकास किया गया। सर, क्या विकास का कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। देखो, जिस प्रकार से हमारे 5 साल के इस कार्यकाल में जितना काम हमारे इस 5 साल के अंदर हुआ, इतना आज़ादी के बाद 70 सालों में नहीं हुआ। आज पूरे राजस्थान के अंदर हमारी सरकार की वाहवाही हो रही है। आज जो धरातल पे हमारी सरकार के काम बोल रहे हैं, आज हमारे 5 बजट, 5 बजट धरातल पे उतर रहे हैं। आज हमारा पार्टी का घोषणा पत्र, जिनको हमने 95% उनके वादे पूरे कर दिए, तो हमारी कथनी और करनी में फ़र्क नहीं है, और जनता हम पे विश्वास कर रही है और हमने जनता का दिल जीता है। तो हमारा मुद्दा यही है, जो हमने 5 सालों में विकास के काम किए हैं, इन विकास के कामों को लेकर के जनता के बीच में जाएंगे। सर, अगले भाजपा ने महंत प्रतापपुरी को चुनाव में मैदान में उतारा है, कितने आश्वस्त हो जीत को लेकर? क्या देखो, चुनाव पार्टियां लड़ती है, भाजपा के प्रत्याशी हैं और एक तरफ कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। हमारा काम है, हमने 5 साल काम किया है, हमने जनता की सेवा की है, आज धरातल में हमारा काम बोल रहे हैं। अभी मैं पूरे विधानसभा में घूम रहा हूँ और जनता की आवाज़ जो उनकी मैं सुन रहा हूँ, आज हर क्षेत्र के अंदर हमने काम किया है, वो तमाम चीज़ें देख करके वापस जनता के बीच में जाएंगे। जनता में अब की बार क्या मुद्दे लेके, जो पिछले 5 सालों में आप जबरदस्त विकास किया है, अब की बार कौन से मुद्दों पे चुनाव लड़ोगे? क्या देखो, जो हमारे मुख्यमंत्री जी ने अभी 7 गारंटियाँ दी है, और अभी जो तमाम हमारी योजनाएं जो चल रही हैं, उन योजनाओं को लगातार हम चालू रखें, और जो 7 गारंटियाँ दी हैं, उन गारंटियों को भी जनता के विश्वास पे हम खरे उतरें। और काम करने के लिए स्कोप खूब है, और यहाँ पर अभी भी काम करने की बहुत बड़ी ज़रूरत है। तो हमारी यही रहेगी कि जनता के बीच में जाएंगे, जो जनता की ज़रूरतें होगी उन ज़रूरतों को हम पूरा करेंगे। ये थी न्यूज़ 18 राजस्थान से खास बातचीत करेंगे कैबिनेट मंत्री
और पोखरण के विधायक सालेम मोहम्मद और वर्तमान में कांग्रेस ने चौथी बार इन पे दांव खेला और चौथी बार पोखरण विधानसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी रूप में टिकट दी है। इसके साथ सावल दानरत्न, न्यूज़ 18 राजस्थान, पोखरण, जैसलमेर। और अब खबरों में आगे बढ़ते हुए बताते चले कि कांग्रेस की चौथी सूची जारी हो गई है और इस सूची में भी कोटा से एक ही नाम सामने आया है। सांगौद से कांग्रेस ने कोटा देहात कांग्रेस के जिला अध्यक्ष भानु प्रताप को अपना प्रत्याशी घोषित किया है। भानु प्रताप के नाम की घोषणा के बाद उनके घर के बाहर जश्न का माहौल है। कांग्रेस की चौथी सूची जारी हुई है और इसके साथ ही कोटा का पहला नाम सामने आ गया है। नया चेहरा भानु प्रताप, जिन्हें पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। सबसे पहले न्यूज़ 18 राजस्थान की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सांगौद से अब आप चुनावी मैदान में होंगे, कोटा से आप पहला नाम है जो सूची में जगह बना पाए। पार्टी ने मुझ पर विश्वास किया है और इस विश्वास पे मैं पूरा खरा उतरूंगा और निश्चित रूप से सांगौद में कांग्रेस जीतेगी और पुनः कांग्रेस की सरकार राजस्थान में बनेगी। हमारे पास सरकार की काफ़ी सारी योजनाएं हैं जिनको लेके हम लोगों के बीच में जाएंगे और विशेष रूप से ग्रामीणों में और जनता में उत्साह है। जिस तरह से योजनाएं चली, पुनः कांग्रेस की सरकार रिपीट होगी। निश्चित तौर पर देखिए, वहां पर हीरालाल नागर है जो तीसरी बार चुनावी मैदान में होंगे और आप पहली बार। नया चेहरा है और क्या वो फैक्टर्स मानते हैं जिसके बाद में कांग्रेस आला कमान ने विश्वास और भरोसा जताया? नया चेहरा मैं प्रत्याशी के रूप में हो सकता हूँ, लेकिन जनता के बीच में नया चेहरा नहीं हूँ। मेरे को लगभग 20 साल हो गए मैंने यहाँ काम किया। मैं जिला परिषद मेंबर रहा हूँ और दिगोद विधानसभा थी, उसके बाद परिसी मनोवा सांगोद विधानसभा बनी। हम लोगों के बीच में रहे। मैं यूथ कांग्रेस में मैंने काम किया, काफ़ी सारे यूथ को मैंने जोड़ा है और अभी मैं सीनियर कांग्रेस में। तो हमारे पास एक बहुत अच्छी टीम है। हमारे पास काम है भरत सिंह जी की, जो उन्होंने करे हैं। अगर उन सब चीज़ों को लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे और निश्चित रूप से जनता हमारे साथ है और कांग्रेस जीतेगी सांगोद से। हिमांशु मित्तल, न्यूज़ 18 कोटा। और वही बात बूंदी विधानसभा की, जहां पर इस क्षेत्र से हरिमोहन शर्मा को कांग्रेस का टिकट मिला है। जैसे ही शर्मा को कांग्रेस प्रत्याशी बनाने की सूचना बूंदी में हुई, वैसे ही शर्मा के समर्थकों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं को खबर मिली तो उनमें हर्ष की लहर दौड़ गई। महत्वपूर्ण योगदान है मेरी जिंदगी। तो बूंदी से हरिमोहन शर्मा को इस बार कांग्रेस ने भरोसा जताते हुए मैदान में उतारा और ये तस्वीरें भी हरि शर्मा की, जहां पर बूंदी से इस बार कांग्रेस के उम्मीदवार के तौर पर बूंदी से लड़ रहे हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते चले कि आज नामांकन भरेंगे बाबा बालकनाथ और तिजारा से नामांकन के लिए आज बाबा बालकनाथ की हुंकार होगी। नामांकन में सबसे बड़ी बात यह है कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ इस नामांकन प्रक्रिया में आज शामिल होंगे। तिजारा में बाबा बालकनाथ के समर्थन में जनसभा भी करेंगे। बड़ी खबर इस वक्त की बीजेपी से जुड़ी, ये सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि बीजेपी का मैनेजमेंट आप देख सकते हैं इससे कि नॉमिनेशन में भी, यानी कि नामांकन प्रक्रिया में भी बीजेपी अपने पूरे दमखम को दिखा रही है। इसीलिए बीजेपी ने अलग अलग राज्यों से बड़े चेहरों को नामांकन प्रक्रिया में शामिल किया है। तिजारा में जहां बाबा बालकनाथ आज अपनी नामांकन प्रक्रिया पूरी करेंगे, तो आज उनके ही समर्थन में, आज उनकी मजबूती को दर्शाते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज बाबा बालकनाथ के साथ आएंगे, अपना पूरा दमखम दिखाएंगे और साथ ही सभा को संबोधित भी करेंगे। और इस बीच जयपुर से एक बड़ी खबर आ रही है जो आपको बताते चले, जहां पर आज नामांकन भरेंगी दिया कुमारी को विद्याधर नगर सीट से इस बार उम्मीद जताकर, भरोसा दिखाकर उतारा गया है। आज विद्याधर नगर से दाखिल करेगी दिया कुमारी अपना नामांकन। चुनाव कार्यालय से कलेक्ट्रेट पहुंचेगी दिया कुमारी। साथ ही विद्याधर नगर से बीजेपी प्रत्याशी है दिया कुमारी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज बीजेपी के तमाम वो बड़े चेहरे, एक तरफ अगर देखा जाए तो बाबा बालकनाथ के समर्थन में खुद सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंच रहे हैं, तो वहीं विद्याधर नगर से बीजेपी प्रत्याशी दिया कुमारी भी आज नामांकन प्रक्रिया दाखिल करेंगी। तो आज नामांकन प्रक्रिया का बीजेपी के बड़े चेहरों का दौर है। अभी कुछ ही देर में आपको वो तस्वीरें भी आप तक पहुंचाएंगे जब बाबा बालकनाथ भी नामांकन प्रक्रिया के लिए निकलेंगे। दिया कुमारी भी विद्याधर नगर सीट से
जहां पर प्रत्याशी के तौर पर उनको उतारा गया है, वो भी आज नामांकन प्रक्रिया। और इस खबर पर हमारे संवाददाता राकेश जुड़े हुए हैं। राकेश, विद्याधर नगर सीट से आज नामांकन प्रक्रिया को पूरी करेंगी दिया कुमारी, क्या कुछ जानकारी है और कब तक ये निकलेंगी नामांकन प्रक्रिया के लिए? राकेश, बिल्कुल, देखिए दिया कुमारी ने विद्याधर नगर सीट से नामांकन भरने की सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं और चूंकि विद्याधर नगर का जो क्षेत्र है ये भाजपा का एक गढ़ माना जाता है और यहाँ पर संघ की मजबूती के कारण अधिकांश जो है भाजपा प्रत्याशी जो है विजेता रहे। जो दिया कुमारी हैं सुबह करीब 11 बजे के आसपास नामांकन के लिए समर्थकों के साथ निकलेंगी और आज दिन में वो नामांकन दाखिल करेंगी। जी। और इस वक्त की आपको बड़ी खबर ये बताते चले कि आचार संहिता के दौरान काले धन पर एक्शन होता हुआ नजर आया है, क्योंकि अब प्रशासन काफी ज्यादा अलर्ट है विधानसभा चुनाव को लेकर। इसीलिए देर रात जोधपुर में 95 लाख का काला धन भी पकड़ा गया। ट्रेन से जब्त की गई है 95 लाख रुपए की ये पूरी ब्लैक मनी। काले धन पर आयकर आरपीएफ का संयुक्त ऑपरेशन, ज्वाइंट ऑपरेशन सामने आया है, जिसमें आरोपी से आईटी के अधिकारियों की पूछताछ लगातार जारी है। और इस खबर पर हमारे संवाददाता राकेश जुड़े हुए हैं। राकेश, अगर हम बात करें आरपीएफ की या पूरे प्रशासन की, तो काफी ज्यादा अलर्ट है। 95 लाख का काला धन पकड़ा गया है। बिल्कुल, देखिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने हाल ही में रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों की एक मीटिंग लेकर के और जो ट्रेन के जरिए काला धन का प्रवाह हो रहा है चुनाव के दौरान, उस पर सख्ती बरतने के लिए एक संयुक्त बैठक आयोजित की थी और उसके बाद आयकर विभाग और आरपीएफ ने ज्वाइंट ऑपरेशन के दौरान ट्रेन से 95 लाख रुपए पकड़े हैं। देर रात 2 बजे तक ये कार्रवाई जारी रही है। जो आरोपी यात्री हैं वो 95 लाख रुपए का हिसाब नहीं दे पाए थे, तो आयकर विभाग के अधिकारियों ने इस पैसे को जब्त कर लिया। चूंकि जो पैसे को ले जाने वाला स्थानीय यात्री बताया जा रहा है, तो अब आयकर विभाग के अधिकारी इस पैसे के उपयोग के बारे में पूछताछ कर रहे हैं। फिलहाल आयकर विभाग ने इस राशि को जब्त कर लिया है। जी राकेश, अगर हम बात करें, क्योंकि लगातार इस तरह के एक्शंस हो रहे हैं, ये क्या सोर्स पता चल पाया है कि कहां से आया था कहां नहीं? क्योंकि रकम छोटी मोटी नहीं है, 95 लाख रकम बताया जा रहा है। बिल्कुल, जो यात्री है उसने अभी तक जो आयकर विभाग को जो जवाब दिए हैं उससे आयकर विभाग के अधिकारी संतुष्ट नहीं हुए हैं और उससे पूछताछ की जा रही है। साथ ही जहां ये पैसा ले जाया जा रहा था, चूंकि अभी आचार संहिता लगी हुई है और दिशा निर्देश जारी हैं, उसके बावजूद जो उस यात्री ने अपने सोर्स बताए थे वो सही साबित नहीं हुए हैं और अभी चूंकि आगे आयकर विभाग इसमें और कार्रवाई कर सकता है, इसलिए इस कार्रवाई को अभी गोपनीय रखा जा रहा है। यात्री से पूछताछ अभी भी जारी है। बहुत बहुत शुक्रिया राकेश तमाम जानकारी देने के लिए। तो देर रात जोधपुर में 95 लाख रुपए की ब्लैक मनी पर आरपीएफ और आईटी विभाग का एक तरह से देख सकते हैं कि काफी अलर्ट मोड है और 95 लाख रुपए जब्त किए गए हैं। अब फिलहाल डिटेन तो कर लिया गया है उन आरोपियों को, पूछताछ लगातार बाकी है, लेकिन सवालों का संतोषप्रद जवाब फिलहाल आरोपियों के द्वारा नहीं किया जा रहा है कि कहां से लेकर आ रहे थे, कहां को जा रहे थे। इन तमाम सवाल अब इनके जवाब तलाशे जाएंगे। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर की एक्शन में आयकर विभाग लगातार दिख रहा है। जोधपुर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां 95 लाख रुपए बरामद किए गए हैं। और अब बात बीकानेर से बड़ी खबर की, जहां पर पुलिस ने हवाला कारोबारी को गिरफ्तार किया है। बाइक सवार 17 लाख रुपए लेकर बरामद भी किए गए हैं और पूगल रोड पर डीएसटी टीम की एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिली, जिसमें 17 लाख रुपए बरामद किए गए। पुलिस ने आयकर विभाग को भी इसकी सूचना दी। तो अभी आपको जोधपुर से बड़ी खबर बता रहे थे, जहां आयकर विभाग ने 95 लाख रुपए पकड़े। तो अब आपको बीकानेर से भी बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पुलिस ने हवाला कारोबारी से 17 लाख रुपए जब्त किए हैं। इसकी खबर आयकर विभाग को भी दी गई है। और अब बात प्याज की बढ़ती कीमतों की, क्योंकि जब प्याज की कीमत बढ़ती है तो राजनीति भी तेज हो जाती है। कांग्रेस इस केंद्र की विफलता करार दे रही है, क्योंकि प्रदेश सरकार कमेटी का कहना है कि विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी ऐसा जानबूझकर कर रही है। कांग्रेस ने बीजेपी शासित राज्यों में व्यापारियों की मिलीभगत से प्याज को स्टॉक कम करने का भी आरोप लगाया है। कांग्रेस का कहना है कि पूरे देश में प्याज के अलावा सब्जियों के दाम भी बढ़ रहे हैं, जिसकी जिम्मेदार भाजपा की केंद्र सरकार और उसकी गलत आर्थिक नीतियां हैं। सरकार के आर्थिक कुप्रबंधन के कारण पूरे देश भर में सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं और प्याज के दाम दिल्ली में 100 रुपए, उत्तर प्रदेश में 70 रुपए, कहीं 60 रुपए, राजस्थान में 80 रुपए तक पहुंच गए हैं और आम आदमी का जीना दूभर हो गया है।
और सबसे बड़ी बात यह है कि केंद्र सरकार ने ना तो कोई नीति अपनाई है, ना कोई प्लानिंग की है जिससे बढ़ती हुई कीमतों को रोका जा करके आम आदमी को राहत प्रदान की जा सके। इसका कारण है कि नासिक महाराष्ट्र में जो पुराने का स्टॉक था वो कम हो गया और नया माल जो कर्नाटक और महाराष्ट्र बॉर्डर से आ रहा था उसमें प्रेशर नहीं है। और अभी अलवर का और झालावाड़ और कोटा का जो माल अभी आएगा वो दिवाली से पहले प्रेशर नहीं बनेगा, अभी थोड़ा बहुत आ रहा है। जैसे जैसे माल प्रेशर बढ़ेगा दिवाली से पहले 5-10 में डाउन होगा। अब है जो डिमांड तो बढ़ गई प्याज की और प्याज की आवक कम है, तो इस कारण अब पहले से ज़्यादा खपत हो गई ना, तो भाव बढ़ते जा रहे हैं। और नई प्याज की इतनी आवक नहीं है और पुरानी प्याज जैसे ही ख़त्म होती जा रही है, कम होती जा रही है। और अब खबरों में बढ़ते हुए बता दें कि ये खबर जयपुर से है, जहां बाइक सवार बदमाशों ने ज्वेलरी शॉप में लूट की वारदात को अंजाम दिया। बदमाश पिस्टल दिखाकर करीब 18 किलो चांदी के जेवरात लेकर फरार हो गए। अब इस घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। बदमाशों ने वारदात को तब अंजाम दिया जब ज्वेलर दुकान बंद कर जाने की तैयारी कर रहा था। तभी बदमाशों ने ज्वेलर को पिस्टल दिखाकर चांदी के जेवरों से भरा बैग लेकर फरार हो गए। पुलिस सीसीटीवी के आधार पर मामले की जांच कर रही है। ये सीसीटीवी फुटेज भी हम आपको दिखा रहे हैं। जयपुर से ये खबर है, जहां घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। जब दुकान बढ़ाने की बात आ रही थी तभी ये चोर आए और चांदी से भरा बैग लेकर, देखिए कैसे फटाक से वो चांदी का बैग पकड़ता है, उसके बाद अपनी बाइक को स्टार्ट करके भाग जाता है। और अब भरतपुर से बड़ी खबर आ रही है इस बीच, जहां पर गैंगस्टर कुलदीप जगीना हत्याकांड से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते चले, जहां पर 50,000 का इनामी बदमाश अरुण फौजी को गिरफ्तार कर लिया गया है। कुलदीप जगीना की पेशी के दौरान हत्या हुई थी और तब से ही ये आरोपी, ये शख्स अरुण फरार चल रहा था, जिसके ऊपर 50,000 का इनाम भी घोषित किया गया था। लेकिन अब पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। कुलदीप जगीना हत्याकांड में नामजद आरोपी अरुण फौजी को गिरफ्तार कर लिया गया। यही वो अरुण फौजी है जिसको पुलिस ने आखिरकार गिरफ्तार कर ही लिया। 12 जुलाई 2023 को जो घटनाक्रम हुआ था जिसमें कुलदीप जगीना की हत्या कर दी गई, उसी प्रकरण में वांछित अपराधी 50,000 रुपये का जो इनामी अरुण फौजी, इसको आज पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है। अरुण फौजी इस प्रकरण में नामजद अभियुक्त था FIR का, तथा पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर DSTP थाना अटलगंज इनकी आसूचना के आधार पर इसे पुलिस द्वारा हिरासत में लिया जाकर गिरफ्तार किया गया है। और खबरों में आगे बढ़ते हुए बताते चले कि बीकानेर के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले 10वीं के छात्र ने कारनामा कर दिखाया है। छात्र को साइकिल चलाने का काफी शौक था, लेकिन अस्थमा के चलते उसे साइकिल चलाने में परेशानी होती थी, तो उसने अपनी इस बीमारी के आगे घुटने ना टेकते हुए अपनी साइकिल को ई-साइकिल में बदलने का निर्णय लिया। 6 महीने की कड़ी मेहनत के बाद जावेद की मेहनत रंग लाई और उसने अपनी साधारण सी साइकिल को बैटरी से चलने वाली साइकिल में बदल दिया। स्कूल की साइंस टीचर भारती सेतिया ने बताया कि जावेद हमेशा नए नए इनोवेशंस करता रहता है। जावेद की साइकिल को देखकर दूसरे छात्र भी जावेद से प्रेरणा ले रहे हैं। मेरे को अस्थमेटिक बीमारी है, तो क्या साइकिलिंग का भी शौक है, इसलिए तो क्या है मेरे को हिल या वगैरह मतलब एरिया में चढ़ने में कोई दिक्कत होती है, तो इसलिए इसको देखते हुए मेरे को ये बना है, ताकि क्या है तो हिल पे चढ़ने में या कोई और अदरवाइज दिक्कत नहीं हो। और अपने अपनों के साथ ही त्योहार मनाने का मजा होता है, लेकिन एयरलाइंस कंपनियां इस बात को खूब समझती हैं और इस मौके का फायदा भी उठाकर एयर टिकटों के दामों में जबरदस्त इजाफा करती हैं। ऐसे में अगर आप भी दिवाली और छठ पर अपने घर जाना चाह रहे हैं तो आपको अपनी जेब बहुत ज्यादा ढीली करनी पड़ेगी। रिपोर्ट देखिए। और इसी खबर के साथ सुप्रभात राजस्थान में फिलहाल इतना ही। और खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।